को बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। हवाला एंगल से पड़ताल कर रही है जांच एजेंसी। उमर मुजम्मिल शाहीन के पैसे की जांच हो रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत भी मिले हैं। जैश के हैंडलर से पैसे मिलने की आशंका है। हवाला के जरिए जैश ने पैसा पहुंचाया था। फर्टिलाइजर खरीदने में करीब 3 लाख खर्च हुए हैं। पैसों को लेकर उमर और शाहीन में विवाद भी हुआ था। अब इसी की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, यानी कि हवाला एंगल भी यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत मिले भी हैं और लगातार ये जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। एक विवाद भी देखने को मिला था इन पैसों को लेकर। हवाला के जरिए जैश ने ये पैसा पहुंचाया था। जावेद, अब तो हवाला का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कहां से फंडिंग आ रही है, इसको लेकर ईडी जांच पड़ताल के घेरे में अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को रखे हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए, फर्टिलाइजर खरीदने में जो 3 लाख का खर्च हुआ है, ये कहीं ना कहीं जैश की ओर से आ रहे थे। ये एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, अभी ये एंगल जो है, ये हवाला जो पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर या सूत्रों के हवाले से अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि देखिए बहुत छोटा अमाउंट है और इस छोटे अमाउंट के लिए शायद हवाला का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जो हैंडलर्स यहाँ पे पकड़े गए थे, तमाम डॉक्टर्स जो गिरफ्तार हुए हैं, आप इन सब की अगर प्रोफाइलिंग को देखें तो इन सब की इतनी सैलरी है कि अगर ये इन्होंने आपस में इस तरह से एग्जीक्यूट भी किया होगा तो शायद इतनी रकम जो है वो हवाला के लिए नहीं, क्योंकि आमतौर पे हवाला का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत बड़े रकम के लिए होता है और उसका जो वाया रूट होता है वो बहुत जो है वो आमतौर पर जो है ये दुबई या फिर अब क्योंकि नेपाल का रूट खत्म हो चुका है तो वाया अब बैंकॉक के जरिए या सिंगापुर के जरिए इस तरह के रूट को हवाला के कारोबारी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए 3 लाख की कीमत, 3 लाख रुपए का इसमें जिक्र हो रहा है, 20 लाख की टोटल रकम हुई थी और ये तमाम जो डॉक्टर्स इन सभी की सैलरी जो है अगर आप प्रोफाइलिंग देखें तो तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब है। तो जिस तरीके से अल-फलाह के कमरे में जहां पे डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा था और जिस तरीके से वहां मीटिंग होती थी, तो ऐसे में वहां पर जितने भी डॉक्टर्स अब तक पकड़े गए हैं या जो अब तक रडार पे हैं, इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टूडेंट के भी नाम सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस पूरे फंड को क्या खुद से जनरेट किया या फिर इनको जो है किसी तरीके से इनके ओवरग्राउंड वर्कर से प्रोवाइड कराया गया। ये अभी इसकी लेकर जांच चल रही है। लेकिन जो फोन जो अभी तक बरामद किए गए हैं, डॉक्टर शाहीन की बात करें जिसमें ये भी खुलासा हुआ था कि शाहीन जो है वो विदेश जाना चाहती थी और उसने अपने पासपोर्ट के लिए भी दोबारा से अप्लाई किया था और वो पहले जो है, हालांकि इस चीज को भी वेरीफाई किया जा रहा है कि पहले वो गल्फ जाना चाहती थी और गल्फ कंट्री के रूट से फिर वो टर्की जाना चाहती थी। अब टर्की वाले एंगल इसी वजह से पैसों को लेकर विवाद भी देखने को मिला था तीनों के बीच में। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल वहां पर किस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी थोड़ा अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है कहीं ना कहीं टेरर हॉटस्पॉट के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अभी तक जो भी लिंक सामने निकल कर आए हैं उसमें आप देखें, चाहे वो डॉक्टर आदिल था, डॉक्टर मुजम्मिल था या डॉक्टर उमर की बात की जाए या बाकी उनके साथी जो हैं, इनके कोई ना कोई लिंक निकल कर सामने आ रहे हैं। कल भी एक अन्य डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद वो पठानकोट पहुंचा हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठते हैं कि आखिरकार ये तमाम डॉक्टर जो हैं इनके लिंक वहां पर जो है वो क्यों निकल कर आ रहे हैं। वहीं दूसरी चीज अगर बात की जाए तो लगातार रेड्स का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए या बाकी देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां भी इनके लिंक निकल कर सामने आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है सहारनपुर में क्योंकि आदिल पकड़ा गया था, मुजम्मिल जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़ा गया था, उसके बाद अब पठानकोट में कल डॉक्टर पकड़े जाने के बाद वहां पर भी कहीं ना कहीं तमाम लिंक जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे चीजें जो है वो बड़ी चल रही हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो पैसे का लेन देन हुआ है, आपको बता दूं कि पैसे का लेन देन जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा तो करता है, मगर अल्टीमेटली पैसा एक बड़ी चीज है और इसी के जरिए, हवाला मनी के जरिए जो है वो चीजें की जाती हैं। अब हवाला मनी कौन दे रहा था? क्या ड्रग तस्कर? क्योंकि जम्मू कश्मीर और भारत में अगर आप देखें तो एक बड़ी चुनौती जो है वो ड्रग्स की तस्करी बनी है, जो ड्रोन के जरिए सरहद पार से यहाँ पहुंचती है और उसके बाद वो पैसा पाकिस्तान नहीं जाता बल्कि यहीं पर आतंकी फंडिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ऐसे में कौन से वो
इलीगल रूट हैं जिनके जरिए ये पैसा मिलता था, किसको मिलता था, कैसे मिलता था और कहां जाता था, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखनी होगी। क्योंकि आप देखें तो बिल्कुल। 1 या 2 या 4 लोग हो सकता है कि वो सिर्फ जिहाद के नाम बिल्कुल पर अजय इनके गहन, साथ जुड़ जांच गए हों। पड़ताल यहाँ पर लगातार जारी है। आइए इन केमिकल्स के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करें। पीके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीके मिश्रा जी, आप अमोनियम नाइट्रेट के बारे में समझा रहे थे कि बेहद ज्वलनशील है और इजीली अवेलेबल भी है, क्योंकि ये खेती में भी इस्तेमाल होता है। 2 साल से इस एक्सप्लोजिव को इकट्ठा किया जा रहा था इतनी बड़ी मात्रा में, ये कितने बड़े एक्सप्लोजन को अंजाम दे सकता है? देखिए, आप इसकी मात्रा जो देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर डिटोनेटर और बूस्टर मिल जाता तो जहां ये छिपा के रखा है वहां ही ये बहुत जबरदस्त धमाका कर सकता था, क्योंकि ये धान की भूसी में छिपा के रखा है। लेकिन इसकी मात्रा तो इतनी ज्यादा है कि कम से कम 400-500 साइट्स पे बड़े आराम से बड़ा विस्फोट किया जा सकता था, जो अब तक मुझे पता चला है। तो इतनी मात्रा तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इसका काम तो ऑक्सीडाइज करना है, उसके लिए फीड चाहिए। और जो करीब करीब वो आप देखेंगे तो आधा ये होता है और आधा आपका जो चार्ज होता है या रिड्यूसिंग एजेंट कह ले, वो जिसको मैंने कहा भूसा हो सकता है, वो आयल हो सकता है, फ्यूल आयल हो सकता है। तो इतना बड़ा अमाउंट तो बहुत बड़ा है, और कई शहरों में चाहते तो एक साथ धमाका कर ले जाके जा सकते थे। अदरवाइज दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव को तो लगभग वो नष्ट कर सकते थे, जितनी जगह चाहे उसको विस्फोट करके। बिल्कुल, वाकई ये बेहद घातक हो सकता था। हालांकि हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन में भी जब ये इसको परीक्षण के लिए रखा गया था, वहां पर भी बेहद बड़ा एक्सप्लोजन देखा गया था। किस तरीके से इसको स्टोर किया जाता है, किस तरीके से इस पर परीक्षण किया जाता है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव भी है ये। देखिए, ये बेसिकली जो मिक्सचर है ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर का, ऑक्सीडाइजर अमोनियम नाइट्रेट हो गया जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, रिड्यूसर होगा जो कार्बन सोर्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है, घास भी हो सकता है। ये दोनों इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है कि ये तुरंत ब्लास्ट कर जाए। ये ब्लास्ट तब करता है जब इसके साथ आप बूस्टर और डिटोनेटर मिला देते हैं। तो जो पुलिस थाने में रखा होगा उसमें डिटोनेटर और बूस्टर भी मिला होगा। डिटोनेटर क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, लेड अजाइड है, डाई नाइट्रोफिनॉल है। ये इनिशिएटर का काम, डिटोनेटर का काम करते हैं, और इसको बुस्ट करना होता है तो डायनामाइट या आरडीएक्स जैसी के छड़ उसमें मिला देते हैं। तो जो कंप्लीट ये चारों मिल जाएगा, उसके बाद एक चिंगारी काफी होती है या एक थोड़ा सा शॉक ज्यादा होता है, अपने से विस्फोट हो जाएगा। लेकिन जहां तक केवल अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल या चार्ज है, वो अकेले रखा होगा तो विस्फोट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनसेंसिटिव है। इसका मतलब अगर वहां पर जम्मू कश्मीर में जो विस्फोट हुआ है, उस मिक्सचर में डिटोनेटर और बूस्टर भी मिला हुआ था। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर आसानी से आग पकड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि डेटोनेटर की जरूरत यहाँ पर बेहद ज्यादा है, 4 एलिमेंट्स मिलकर ही ये एक विस्फोट को अंजाम दे सकता है। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है, भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। और सर, इसका और किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? अमोनियम नाइट्रेट देखिए, जितने भी हमारे माइनिंग में ब्लास्ट होते हैं उसमें डायनामाइट, राइट, बूस्टर के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, जितना भी माइन से आप चाहे कोल माइन कर लें, चाहे कापर माइन कर लें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा यूज करती है इसका अमोनियम नाइट्रेट का। तो एक तो एक्सप्लोजन जितने भी हमें करने हैं, जो कायदे के काम है हमें माइंस के, उसमें यूज करते हैं। दूसरा इसका नाइट्रेट फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। बिल्कुल, इसके तमाम और इस्तेमाल है और माइनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के साथ मिलाकर विस्फोट में इसको तब्दील भी किया जा सकता है। सर, जिस तरीके से ये डॉक्टर्स को ये इतना इजीली अवेलेबल हुआ था, क्या ये भी चांसेस है कि इसको केमिकल लैब्स में भी बनाया जा सकता है? नहीं, बनाने को तो बन ही सकता है, अमोनियम नाइट्रेट तो बन ही सकता है लैब में, लेकिन हमें लगता है कि हमारे देश में इतनी इजीली अवेलेबल है फार्मर्स को, तो अगर एक नेटवर्क क्रिएट किया जाए तो बनाने की जगह वो अपने आप प्रोक्योर कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। और जहां भी मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट कोई करता नहीं कि कहाँ कितने ब्लास्ट हुए माइंस में, तो इस नेटवर्क की भी का भी खंगालना चाहिए, क्योंकि अब माइंस केवल गवर्नमेंट की रही नहीं, प्राइवेट की भी है। कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क से इनको अमोनियम नाइट्रेट मिला होगा, वो ज्यादा आसान है प्रोक्योर करना, न कि बनाने के लिए तो बड़ी फैसिलिटी चाहिए, वो हमें नहीं लगता ये हुआ होगा। इन्होंने कहीं ना कहीं से फर्टिलाइजर के शेयर से और जो एक्सप्लोजिव का शेयर है माइंस का, उसके वहां से प्रोक्योर किया होगा। बिल्कुल। और इंडिया में कितना प्रोडक्शन इसका देखने को मिलता है?
अब एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं जब फर्टिलाइजेशन और रैंडम माइनिंग में है तो मिलियंस ऑफ टन्स में होता होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ये आसानी से आग पकड़ सकता है, सेंसिटिव है, इसमें ये बेहद ज़्यादा ज्वलनशील भी हो सकता है। बाहरी पदार्थ मिलाने पर यह खतरनाक भी साबित हो सकता है और बेहद बड़ा एक्सप्लोजन भी कर सकता है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं, पीके मिश्रा भी लगातार हमें इस केमिकल के बारे में समझा रहे हैं। देवेंद्र कौशल